सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो n12 की हम बात कर रहे थे, n12, तो वो n12 जो हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा n12 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो दिस कैन बी n1 अपॉन n2, n2 नीचे आएगा क्योंकि n2 से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे मीडियम से कंपेयर कर रहे हैं, तो n2 हमेशा नीचे आता है जिससे कंपेयर करते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, हमारे 20 में से 15 मार्क्स हैं तो 20 नीचे आएगा, ऐसे आता है ना, 20 अपॉन 15, तो 20 के कंपैरिजन में हमारे कितने मार्क्स हैं, 15 मार्क्स हैं, तो 15 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर मीडियम 2 के कंपैरिजन में मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे कैसे लिखेंगे, n2 अपॉन n1 अपॉन n2, n2 नीचे आएगा जिससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर n12 को स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में लिखें, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में से नहीं लिखा, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में इसे कैसे लिखेंगे, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। अब ये v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर जो हमने डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम था हमारा, ये लाइट रे थी, ये नॉर्मल था, ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस वाज मीडियम 1 एंड इट इज मीडियम 2। मीडियम 1 में लाइट की स्पीड हमने मान रखी थी v1 और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड थी v2। ओके, अब देखो यहां पर हमने ऐसे ही क्यों लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है that is inversely proportional to refractive index. Refractive index is proportional to ऐसे, refractive index is inversely proportional to speed of light. That means अगर refractive index ज्यादा होगा तो speed of light कम होगी, अगर refractive index कम होगा तो speed of light ज्यादा होगी। कैसे, refractive index ज्यादा का मतलब वो मीडियम डेंसर है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो इस तरह से हम रिलेट करते हैं उसको। कैसे रिलेट किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वो डेंसर मीडियम हुआ, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, और इसका जो वाइस वर्सा है वो भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमने देखो ये क्या लिखा है, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है, और v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, n1 ऊपर है, यहां v1 नीचे है। अगर देखो इसको हम ऐसे लिखते, यहां पर हम v1 लिख दें, समझो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, इधर हमने v1 लिख दिया, नीचे v2 लिख दिया, मतलब n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। यहां पर n1 भी ऊपर है, v1 भी ऊपर है, दैट मींस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है, ठीक है, और ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, क्योंकि ये भी न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, तो आमने सामने जो न्यूमरेटर है, दैट मींस उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है मीडियम 1 का, तो यहाँ पर मीडियम 1 में लाइट की स्पीड भी इंक्रीज हो जानी चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होता है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। हम कैसे लिखेंगे, हमने ऑब्जर्व किया है, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। क्या प्रूव्ड है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम।
इसका मतलब ये हुआ कि जो n1 अगर ऊपर है तो v1 इसके नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, v1 यहां पर आएगा, और n2 अगर नीचे है तो v2 ऊपर आएगा। इनवर्स दिखाना है ना मैं, तो v2 ऊपर आएगा। बोलो, आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा, इसको समझो ध्यान से। ऐसा हमने जानबूझकर लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि इनका इनवर्स रिलेशन है, इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो ही तो है ये, स्पीड ऑफ लाइट v2 इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन v1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो रेशियो हमने फाइंड आउट कर ली, और जो भी रेशियो का जो आंसर आएगा दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 है या 1.5 है तो उसका क्या मतलब है, समझ में आई बात? ओके, अगर हम लिखना चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका क्या मतलब हुआ, इसको कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 अपॉन n1। और इसे अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में लिखना चाहें तो जल्दी सोचो क्या होना चाहिए, जल्दी सोचो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी v1 अपॉन v2, ये होना चाहिए, ठीक है। यहां पर ये था, बात समझ में आ रही है ना? तो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें देखो मोटी मोटी कौन सी बातें याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो होती है दो मीडिया के अंदर, ठीक है। अब ये जो रेशियो जो भी इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। बात समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो ये n12 की जो वैल्यू है, n12 की वैल्यू है अगर 1.5 आ जाती है, ठीक है, तो 1.5 कैसे आई होगी, जब हमने ये स्पीड की रेशियो फाइंड आउट की होगी। हमें मीडियम 2 में लाइट की स्पीड पता है, हमें मीडियम 1 में लाइट की स्पीड पता है, दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर दो, दैट विल बी 1.5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 वो कितना है, 1.5 है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है, मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, n1 अपॉन n2, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 1.5। तो n1 इज इक्वल टू 1.5 n2, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मीडियम 1 मीडियम 2 से कितना ज्यादा डेंसर है, 1.5 टाइम्स ज्यादा डेंसर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम 1 में जो लाइट की स्पीड रहेगी वो 1.5 टाइम्स कम होगी एज कंपेयर टू मीडियम 2। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ की। अब आ जाओ स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या है, मतलब ये जो है हमारा ये फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन का, दिस इज फर्स्ट लॉ। अब स्नेल्स लॉ में हमने जो स्टार्ट किया था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जिसमें भी 30 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, ओके। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी कुछ वैल्यू होगी, ये भी 45 डिग्री हो सकता है, 30 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब यहां पर हम इस एंगल का अगर साइन ले लेते हैं, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉसेक, सेक, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। यू विल स्टडी इन मैथ्स, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे, लेकिन कुछ आइडिया होगा आप लोगों को, आई होप सो, ठीक है।
तो अगर हम ये मैं समझाने लगा तो फिर पूरा मैथमेटिक्स में घुसना पड़ेगा, ये आप थोड़े दिनों में मैथ्स में पढ़ लोगे, राइट। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर हम साइन ले लेते हैं, साइन, तो क्या बन जाएगा, साइन आई बन जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर हम साइन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन आर बन जाएगा। ओके, और अब इन दोनों की हम रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट क्या है, दिस कांस्टेंट इज एक्चुअली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में। अब इसको और मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे साइन आई अपॉन साइन आर है इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम ऐसे ही बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीनिंगलेस है, हमें बोलना पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, ठीक है, वो मीडियम वन या मीडियम टू बोल सकते हैं। अब देखो यहां पर इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है उसे मीडियम वन मानते हैं, ये मीडियम वन हुआ। रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है उसे मीडियम टू मानते हैं, ये रिफ्रैक्टिव टू मीडियम टू हुआ। ओके, अब ये जो है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर की जो भी वैल्यू आएगी, देखो आई हमें पता है एंगल है, आर हमें पता है एंगल है, जब हम साइन आई निकालेंगे तो उसकी कुछ मैथमेटिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। साइन आर की भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, दोनों की रेशो फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर हमें एक नंबर मिलेगा, एंड दैट नंबर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ये जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ओके, ऐसे आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n21 को हम n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं अगर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में लिखना हो तो n2 अपॉन n1 है तो क्या आएगा, v1 अपॉन v2 भी लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि जो रेशो है साइन आई और साइन आर की जो रेशो है वो किसके इक्वल है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल ही होती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री। तो यहां पर हम साइन आई की जगह लिख देते हैं साइन 45, इसे रब कर दो उसको। और मान लेते हैं कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला जो एंगल है, ये मान लेते हैं 30 डिग्री है। तो यहां हमने लिख दिया 30 डिग्री। आई बात समझ में। अब देखो, तो हम ये जानते हैं कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, इनकी ना कुछ वैल्यूज होती हैं। अगेन आई विल से यू विल स्टडी इन मैथमेटिक्स कि ये सब क्या चीज होती है, इनकी क्या वैल्यूज हैं। हो सकता है कि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लोगे ना तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो ये भी क्लियर हो रहा होगा, आई होप। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें क्या करना है, इसमें क्या समझना है कि जो साइन हमने लिखा है, ये साइन क्या है, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स, कुछ रेशियोज होती है, ठीक है। और एंगल तो सब जानते ही हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने मान लिया 45 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने मान लिया 30 डिग्री है, तो वैल्यूज पुट कर दी। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इनकी कुछ वैल्यूज होती है, यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज, ठीक है। तो साइन 45 बना 1/√2, साइन 30 बना 1/2,
जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/√2, ये ऊपर वाला तो ऐसे ही, फिर मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1. So this will be 2/√2. रैशनलाइज कर दो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, रैशनलाइज करो, √2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये तो बना 2√2 अपॉन √2 इंटू √2 कितना 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आया √2. ठीक है बच्चों, तो ये जो रेशो आई है हमारी, क्या रेशो आई है, √2 के इक्वल आ गई. फाइनली पूरा हमने सॉल्व कर दिया इसको. तो √2 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2, 1.41. आगे भी होती है लेकिन हम 41 तक ले लेते हैं. तो इसकी वैल्यू होती है 1.41. जैसे √3 की वैल्यू होती है 1.73, उसी तरह से √2 की वैल्यू होती है 1.41. बात समझ में आ रही है. अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने रेशो फाइंड आउट करा है, हमने लॉ में क्या लिखा था कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दैट मींस कि ये जो हमने फाइंड आउट किया है √2 या 1.41, ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. ठीक है, हमने यही लिखा था ना, sin i अपॉन sin r, याद है, वो रब कर दिया मैंने. क्या लिखा था वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो ये जो 1.41 आया है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. बात समझ में आ गई. तो यहां पर जो हमने ये निकाला है sin 45 अपॉन sin 30 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, and that is equal to 1.41. 1.41. अब इसका क्या मतलब हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम 2 का वो 1.41 है. इसका मतलब कि मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1.41 टाइम्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू मीडियम 1. बात समझ में आ रही है ना. तो दैट मीन्स कि हम स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. हम स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हमने करके दिखा दिया, मैंने एग्जांपल ले लिया, लेकिन उसके लिए हमें ये एंगल्स पता होने चाहिए. ठीक है, तो ये था हमारा स्नेल्स लॉ. इसे हम रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं. अब अगर इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो, देखो बच्चों, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ऐसे लिख सकते हैं ना. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, तो ऐसे भी लिख सकते हैं. ये भी स्नेल्स लॉ का ही एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर हो गई बात. नाउ अगर इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो, स्टेटमेंट बनाना हो, हमें कभी कभी एग्जाम में आता है कि डिफाइन स्नेल्स लॉ. आता जरूर है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, डिफाइन स्नेल्स लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ. ठीक है, तो उसमें फिर हमें एक स्टेटमेंट लिखना होता है. अब यहीं से एक स्टेटमेंट बन सकता है. क्या बन सकता है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is equal to constant, या फिर हम लिख सकते हैं is equal to the refractive index of second medium to the first medium. I repeat, ये हमने क्या लिखा, sin i अपॉन sin r, ये रेशो ही तो है. किसकी रेशो है, i का हमने साइन ले लिया, r का हमने साइन ले लिया, तो कैसे लिखेंगे, द रेशो ऑफ sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is equal to the refractive index of second medium with respect to the first medium.
फर्स्ट मीडियम कौन सा होता है? जिसमें इंसिडेंट रे होती है, और सेकंड मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्नेल्स लॉ। ओके, इसके ऊपर कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स हम बाद में करते रहेंगे, पहले थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा निपटा लेते हैं। अब जो सेकंड लॉ आता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ आता है वो क्या है? सिंपल है, रिफ्लेक्शन में भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही सरफेस पर लाई करते हैं। उसी तरह से ये जो है इंसिडेंट रे हुई, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। इन तीनों को देखो कहां पर लाई कर रहे हैं, कौन से सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं? ये वाले सरफेस के ऊपर। ये क्या है? इंटरफेस है ना, तो इसी के ऊपर ये लाई कर रहे हैं। तो सेकंड लॉ हमारा यही बन जाएगा। ओके, सेकंड लॉ हमारा क्या होगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे कि रिफ्रैक्शन के जो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे लेंसेज वगैरह होते हैं और कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं रिफ्रैक्शन के जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो उन सबको जानने के लिए, समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।